प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ की हो, जो हिंदी है, हिंदी से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए बहुत से चैनल वाले हैं जो कहते हैं कि ये 100 क्वेश्चन है, यही आएंगे। तो वो सबसे बड़े शत्रु हैं आपके, क्योंकि ये तो कोई निर्धारित कर ही नहीं सकता है कि यही प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए आपको जो हिंदी के व्याकरण की एक जानकारी है वो होनी चाहिए, वो भी अच्छी तरीके की जानकारी होनी चाहिए। जो 30-35 टॉपिक हैं उनसे अगर आपको एक सामान्य जानकारी होगी तो आपके जो प्रश्न है वो कम से कम मात्रा में गलत होंगे और उसका लाभ मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको जो व्याकरण है उसकी बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। तो आजकल जो हमने हिंदी की अपनी क्लासें चला रखी हैं आप लोगों के लिए, तो उनको देखिए और उसका लाभ उठाइए। तो आइए आज की क्लास में शुरू करेंगे हम वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में जो वॉइस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हिंदी में जो है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में जो वाच्य हैं उनको समझने से पहले जो क्रिया की कोटियां हैं उनको समझ लेना आवश्यक है। तो क्रिया की कोटियां, क्रिया की कोटियां क्या है उसको शुरू करते हैं। वाच्य, नेक्स्ट वचन। हिंदी में वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होते हैं और उभयलिंग भी मान लिया जाता है कभी नपुंसक लिंग करके। तो इस तरीके से वचनों की संख्या है वो दो रहती है। उसके बाद लिंग, जो हिंदी में है लिंग है वो दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसी तरीके से पुरुष, जो पुरुष है हिंदी में वो तीन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी तरीके से नेक्स्ट अर्थ, अर्थ का आशय, क्रिया का अर्थ। नेक्स्ट काल, जो काल के अंतर्गत समय, समय के अंतर्गत जो भूत भविष्य वर्तमान काल, ये तो ये जो है क्रिया की कोटियां हैं और इन्हीं कोटियों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे वाच्य के संबंध में। अब पूछ देता है परीक्षा में आपकी कि हिंदी में जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हैं सीधा सीधा पूछ दिया तो तीन प्रकार के वाच्यों के प्रकार हुए हिंदी में तीन। अब गहराई से पूछ दिया उसने कि निम्न में से कौन सा जो है हिंदी में वाच्य नहीं है, तो आपको ये जो वाच्य हैं उनके नाम आने चाहिए, तभी तो आप छांट पाएंगे कि अमुक जो विकल्प है वो गलत है। इस तरीके से जो वाच्य है उनके नाम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतर प्रयोग संस्कृत में, कर्मठ प्रयोग और भावी प्रयोग इस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हुए। अब यहाँ पर पूछता है कि कृतवाच्य, तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि कृतवाच्य है वो कौन सा है। तो कोई भी वाक्य है उसमें ये जो वाच्य हैं उनमें से एक की प्रधानता होती है, तो उस जो प्रधानता के कारण ही उसको वही नाम दे दिया जाता है। किसी वाक्य के अंतर्गत अगर कर्ता की प्रधानता है तो वह वाक्य जो है कृत प्रधान हो जाएगा। अगर किसी वाक्य के अंतर्गत कर्म की प्रधानता है तो वो वाच्य कर्म प्रधान हो जाएगा। इसी तरीके से किसी वाक्य के अंतर्गत भाव की प्रधानता आती है तो वह वाक्य जो है भाव प्रधान हो जाएगा। अब उदाहरण के रूप से इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि कृतवाच्य कैसे होते हैं, उनको हम कैसे जान सकते हैं। तो आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के रूप में सीता खाना खा रही है, तो यहाँ पर हमने देखा कौन खाना खा रही है, तो उत्तर मिला हमको सीता। तो सीता है वो कर्ता हुई, तो इसी जो कर्ता के अनुरूप ही जिस वचन, लिंग और पुरुष
का आधार जो है कर्ता होगा, तो उसी के अनुरूप जो है क्रिया का भी लिंग, वचन और पुरुष होगा। तो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर ही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होगा। इस बात को समझ लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो कर्ता है सीता है, तो उस हिसाब से जो क्रिया है खा रही है, तो खा रही है ये भी है, एक वचन में है और स्त्रीलिंग में जा रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग। यहीं पर अगर बदल दिया जाए, राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता है राम एक वचन का है और पुल्लिंग में है। तो इसी तरीके से जो हमारी क्रिया है खाना जो है खा, तो यहाँ में खा रहा है, ये भी जो है लिंग के हिसाब से परिवर्तित हो गई। यहाँ पर जब कर्ता स्त्रीलिंग था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ रही थी। अब यहाँ पर कर्ता जो है हमारा पुल्लिंग में हुआ, तो क्रिया भी पुल्लिंग में हो गई। यहाँ पर खा रही है और यहाँ पर खा रहा है, इस तरीके से। तो ये जो वाक्य हमको देखने को मिला, तो इसमें जो सकर्मक क्रिया नजर आ रही है। कौन सी क्रिया? सकर्मक। तो ऐसे वाक्यों में जो कृतवाच्य होते हैं उनमें सकर्मक क्रिया होती है, ये बात जानी। अब इसी तरीके से ये वाक्य और ये वाक्य दोनों एक तरीके के हैं। अब बात जो अलग है, यहाँ पर रामू सो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रामू है वो कर्ता है और सो रहा है ये क्रिया है। जो रामू है वो भी एक वचन का है और पुल्लिंग में है। इसी तरीके से सोना है वो भी एक वचन में है और उसी हिसाब से जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में हो रही है। इस तरीके से ये वाक्य जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंतर्गत कोई कर्म नहीं है। तो इस वाक्य में जो कर्म ना होने के कारण ये जो है अकर्मक वाक्यों के अंतर्गत आ गया कि क्योंकि इसमें जो है क्रिया है ही नहीं, इसलिए ये अकर्मक वाक्य हुआ। तो यहाँ पर हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्म की प्रधानता होती है उनको हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य के उदाहरण के रूप में समझते हैं, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो कर्म है और पत्र है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो कर्म के आधार पर जिस श्रेणी का अर्थात जो कर्म है उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का जो क्रिया है उसका लिंग, पुरुष और वचन होगा। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों को हम कर्म प्रधान वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या जो बात है हमको देखने को मिलती है। अब यहीं पर हम परिवर्तन करते हैं कि जो यहाँ पर लिंग बदलते हैं कर्ता का, यहाँ पर सीता करते हैं तो सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो कर्ता के लिंग में परिवर्तन करने पर भी जो क्रिया का रूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो कर्ता है उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके लिंग में जो परिवर्तन के बाद में भी क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस बात को भी जाने। अब बात करते हैं अगले उदाहरण के माध्यम से, राधा से खाना खाया जाता है। तो यहाँ राधा से या राधा के द्वारा खाना खाया जाता है या राधा द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि
यहाँ पर जो कर्म है वो खाना है, तो इसके अनुसार ही जो है क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होगा। कर्म के आधार पर ही ऊपर भी पढ़े, इस उदाहरण के माध्यम से भी वही बात आ रही है। तो यहाँ पर जो है खाया जाना, ये जो है एक वचन में और पुल्लिंग में है। यहीं पर अगर हम जो कर्ता को बदल देते हैं, राधा की जगह पर श्याम को कर देते हैं, तब भी श्याम से खाना खाया जाता है। तो इस तरीके से जो क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से तुमसे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाक्य में जो पुस्तक है वो कर्म है, तो ये भी है कर्म प्रधान वाच्य हुआ। तो पुस्तक पढ़ी जाती है किनसे? तुमसे। तो यहाँ पर तुमसे की जगह पर हम उसको बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं कि अन्य पुरुष में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि उनसे पुस्तक पढ़ी जाती है। तब भी जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष में भी परिवर्तन करने पर जो क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि कर्म वाच्यों के अंतर्गत जो कर्ता है, कर्ता के लिंग और उसके पुरुष में परिवर्तन होने के बाद में भी क्रिया के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बात को हमने जाना। तो कर्म वाच्यों के अंतर्गत जितने भी वाक्य आते हैं वो सकर्मक होते हैं। इस बात को जाना। ऊपर जाना था कि सकर्मक अकर्मक दोनों होते हैं, और जो कर्म वाच्यों के अंतर्गत आपको केवल सकर्मक वाक्य ही देखने को मिलेंगे। तो इस बात को हमने जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाक्य की। जो नेक्स्ट वाक्य है हमारा वह है भाववाच्य। तो भाववाच्यों में ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, जो वहां पर जो है क्रिया के भाव में ही परिवर्तन होता है। तो क्रिया के भाव की प्रधानता होने के कारण ही इसको भाववाच्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जो उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं उनको भी समझते हैं। अब देखते हैं जो उदाहरण के रूप में वाक्य है, अंकित से पढ़ा नहीं जाता। तो अंकित से पढ़ा नहीं जाता, तो इस वाक्य में हमको ना तो कर्ता की प्रधानता दिखाई दे रही है, ना तो कर्म की प्रधानता दिखाई दे रही है, केवल क्रिया के भाव की प्रधानता दिखाई दे रही है कि अंकित से पढ़ा नहीं जा रहा। जो हमको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर जो कर्ता है, ऐसे वाक्यों में कर्ता की असमर्थता, इसको याद रखिए आप, असमर्थता। यहाँ पर जो कर्ता है वो कार्य करने में असमर्थ है। तो ऐसे वाक्य अगर आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो उनको बड़ी आसानी से आप समझ जाइएगा कि ऐसे वाक्य जो हैं भाववाच्य हैं। मोहन से हंसा नहीं जाता, तो इस वाक्य में भी जो है यहाँ पर जो है अंकित को ले लीजिए आप, ये है आपका कर्ता, लेकिन यहाँ प्रधान नहीं है ये। इसी तरीके से दूसरे में मोहन कर्ता तो है, लेकिन इसमें इसकी प्रधानता नहीं है। इसमें केवल इनकी जो असमर्थता है वही व्यक्त हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है क्रिया की प्रधानता है, ना कि
कर्ता और कर्म की, क्योंकि कर्ता और कर्म की प्रधानता है ही नहीं इसके अंतर्गत। केवल जो वाक्य है वो कर्ता की असमर्थता को व्यक्त कर रहा है केवल। तो भाववाच्यों के अंतर्गत हमको एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन वाक्यों में जो क्रिया है वो एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, तो भाववाच्यों में जो क्रिया है एक वचन और पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। तो इस बात को वाक्य के अंतर्गत जरूर देखिएगा और बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसमें वाच्यों के अंतर्गत जो हम हैं कृत वाच्यों को सर्वाधिक देखेंगे और सबसे कम भाववाच्य देखने को मिलेंगे क्रिया की कोटियों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये भी जाने कि सर्वाधिक वाच्य हैं वो क्रिया की कोटि के अंतर्गत, वाच्यों के अंतर्गत सर्वाधिक वाक्य होंगे वो कृत प्रधान होंगे और सबसे कम जो हैं वो भाव प्रधान होंगे, इस बात को भी जाने। अब कभी कभार पूछ देता है कि कृत वाच्यों से भाववाच्य कैसे बनते हैं, तो कृत वाच्य इसमें अंक से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कृत वाच्य अंकित पढ़ता है। ये जो है आपके कृत वाच्य हुए और कृत वाच्यों से इस तरीके का आपका ये भाववाच्य बन गया। अब यहाँ मोहन से हंसा नहीं जाता, तो इसका कृतवाच्य जो है वो बनेगा मोहन हंसता है। तो यहाँ पर जो इसका भाववाच्य कृतवाच्य का बनाएंगे तो उसका भाववाच्य बनेगा मोहन से हंसा नहीं जाता। तो इस तरीके से कृतवाच्यों से जो भाववाच्य बने उनको भी हमने जाना। इसी तरीके से कृतवाच्य से कर्मवाच्य भी बनते हैं। जैसे राम द्वारा पत्र लिखा जाता तो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो ये जो है आपका कृतवाच्य है और इससे जो है आपका कर्मवाच्य ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने की एक और बात है, कृतवाच्यों के अंतर्गत रमेश ने खाना खाया। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि रमेश ने खाना खाया, तो इस वाक्य में ये लग रहा है कि रमेश द्वारा खाना खाया गया। तो ये जो वाक्य है आप कर्म प्रधान न होकर, ये ऐसे वाक्य जब अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये वाक्य जो है वो कृत प्रधान वाक्य होंगे। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। तो इस तरीके के वाक्य हैं जो कृतवाच्यों के अंतर्गत देखने को मिले। कहने का मतलब जो करता है उसके बाद अगर ने देखने को मिलता है तो ऐसे वाक्य जो हैं कृतवाच्यों के अंतर्गत होंगे। उनको आप समझ जाइएगा केवल कि इस तरीके के वाक्य जो हैं वो कर्मवाच्य के अंतर्गत ना होकर कृतवाच्य जो हैं उनके अंतर्गत होंगे। तो आज की क्लास
यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।